स्वागत है। तो देखिए आज हम क्या करने वाले हैं कि पेपर सॉल्व करेंगे। आज भी पीवाईक्यू मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। ये सेकंड शिफ्ट का होने वाला है और मैं इंग्लिश का करवाने वाला हूँ, ये इंग्लिश लैंग्वेज का। ठीक है। और ये एनसीटी एग्जाम में आपका जो लास्ट ईयर हुआ था 29 अप्रैल को 2025 में, उसका ये सोल्यूशन है। इसमें जो क्वेश्चन आ रखे थे वो कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हो। जैसे पहला आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे जो पहला होता है वो होता है हमारा, एक सेकंड इसे इरेज कर देता हूँ। जो पहला होता है वो हमारा होता है पैराग्राफ रीडिंग से, जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो होता है उससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन 1 से लेकर 4 क्वेश्चन जो रहेगा वो पैराग्राफ से रहेगा। तो ये पैराग्राफ है, इसको मैं लास्ट में सॉल्व करवाऊंगा इस पैराग्राफ को, क्योंकि हर साल पैराग्राफ जो है वो तो चेंज होता रहता है। तो मतलब जो पैराग्राफ पढ़ लो उसी के बेसिस पे 4 क्वेश्चन रहेंगे, उनको आराम से सॉल्व कर लेना। तो मैं इसको लास्ट में करवाता हूँ। तो पहले मैं ग्रामर का पार्ट करवा देता हूँ आप लोगों को, यानी कि 5th क्वेश्चन से लेकर अगले जो भी 23 नंबर तक क्वेश्चन है वो सब मैं सॉल्व करवाऊंगा, ये वाले। ठीक है, कितने हैं? 23 हैं टोटल। ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, पांचवे से। तो पांचवा क्वेश्चन अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें क्या पता चल रहा है कि देखिए, चूज चूज द करेक्ट रिपोर्टेड फॉर्म। क्या बोला है? रिपोर्टेड फॉर्म फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। ये सेंटेंस है आप लोगों के पास, उसको करेक्ट रिपोर्टेड फॉर्म में हमें चेंज करना है। पहले हम देख लेते हैं किस सेंटेंस क्या है। सी सेड, क्या कहा उसने? वी, जस्ट अ सेकेंड। तो सी सेड, क्वेश्चन है सी सेड वी वुड नॉट ईट इट नाउ बट वी मे हैव इट फॉर लंच टुमारो। तो ये क्वेश्चन है, ये सिंपल कहा गया है। तो ये डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि डायरेक्ट स्पीच में आप लोगों को ये सेंटेंस दे रखा है। अब हमें इसे करेक्ट रिपोर्टेड फॉर्म में चेंज करना है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करेंगे। तो इनडायरेक्ट मैं चेंज करके बताता हूँ आप लोगों को। जो रूल्स है वो सब चीज पता होना चाहिए कि वुड नॉट किस में चेंज होगा, नाउ किस में चेंज होगा। और यहाँ पे इस्तेमाल किया गया वी का। वी जो है दे में चेंज हो जाता है, नाउ देन में चेंज हो जाता है। वुड नॉट जो है वो किस में चेंज होगा, टुमारो किस में चेंज होगा। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मैं डिटेल में आप लोगों को बता देता हूँ। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि आप लोगों को अगर रूल पता है तो तभी आप इसे सॉल्व कर पाओगे। तो वुड नॉट जो है ये वुड नॉट। देखिए मैं सिंपल आप लोगों को समझा देता हूँ कि क्या चीज़ इसमें चेंज होगा। ठीक है, सिंपल आप समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले हम पेन ले लेते हैं, एक सेकंड। हाँ बस। अब देखो, यहाँ पे है वी। वी जो है दे में चेंज होगा। तो दे आप देख लीजिए कहाँ कहाँ है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 4 ऑप्शन है। इसमें भी दे है, यहाँ पे भी दे है, तो दे तो हट गया। अब जो है ये डायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो टेंस का बैक शिफ्ट होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। और यहाँ पे है मे जो है माइट में चेंज होगा, ये आपको पता है। और नाउ देन में चेंज होगा। तो मे माइट में चेंज होगा, लिख देता हूँ मैं, माइट। ठीक है, तो यहाँ लिखने में तो काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं। देखो, अ, मैं सीधा आप लोगों को बता रहा हूँ, तो वो ध्यान रखना। यहाँ देन आपको दिख रहा है और यहाँ माइट भी दिख रहा है आप लोगों को, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी देन है। और अगला सेंटेंस देखते हैं। तो मतलब मैंने अभी इस पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ा, पर हमें 2 ऑप्शन दिख गए हैं यहाँ पे कि देन 2 ही जगह इस्तेमाल किया गया है। तो इन्हीं दोनों में से ऑप्शन या तो हमारा 1 हो सकता है, जस्ट अ सेकंड, या तो ऑप्शन 1 हो सकता है या ऑप्शन 2 हो सकता है। ज्यादा चीज नहीं पढ़ना होता है, टाइम बचाना होता है हमें एग्जाम में। तो यहाँ पे टुमारो है, टुमारो क्या हो जाएगा? द नेक्स्ट डे। ठीक है, तो जब हम उसे चेंज करेंगे तो द नेक्स्ट डे इसमें आपको दिख रहा है पहले वाले में, और यहाँ पे फॉलोइंग डे लिख दिया है जो कि गलत है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिंपल आप लोगों को समझा दिया मैंने कि टेंस को कैसे पहचानना है और कैसे चेंज करना है, किसको किस में चेंज करना है। ये रूल होता है, सिंपल याद रखना कि नाउ जो है देन में चेंज होगा, माइट में चेंज होगा, और टुमारो की जगह द नेक्स्ट डे ही आता है। ठीक है, और यहाँ पे वुड नॉट जो है ये वुड नॉट में ही चेंज होगा। ठीक है, विल नॉट पढ़ो या फिर वुड नॉट पढ़ो, जो भी पढ़ना है पढ़ो। विल नॉट, अगर विल नॉट लिखा होता तो भी वुड नॉट में ही चेंज होता। यहाँ पे विल नॉट भी अगर लिखा होता तो ठीक है, हो सकता है लिखने में मेरे से मिस्टेक हुआ हो, यहाँ विल नॉट लिखा हो। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन काफी इजी था, और सिंपली बिना ऑप्शन को हमने पढ़े ध्यान से, हमने बस ये देखा कि टेंस को कैसे चेंज करना है, और हमने बस ध्यान लगाया और सेंटेंस में ध्यान से देखा, और हमने इसे सॉल्व कर लिया इजीली, कोई प्रॉब्लम आया नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, सॉरी गाइस, 7वां क्वेश्चन हम देखने वाले थे। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था। सॉरी, मिस्टेक तो नहीं हुआ था, मतलब ध्यान से पढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं। सॉरी, छठा क्वेश्चन देखने वाले थे ना। सॉरी सॉरी सॉरी। चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें सेंटेंस दे रखा है, उसका हमें क्या करना है? डायरेक्ट, करेक्ट डायरेक्ट बोला है, यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया है। हम पढ़ लेते हैं पहले। द चेयरमैन सेड दैट इट गेव द ग्रेट प्लेजर टू बी देयर दैट इवनिंग। तो ये हमें इनडायरेक्ट में दिया हुआ है, हमें समझ आ रहा है कि इनडायरेक्ट है ये। और यहाँ पे सेड दैट का इस्तेमाल किया गया है, तो वैसे ही आप समझ जा रहे हो, गेव इस्तेमाल किया गया है। तो गेव गिफ्ट्स में चेंज होगा, आप लोगों को पता है। डेट है, तो ये डेट जो है हट जाएगा, डायरेक्ट में डेट नहीं इस्तेमाल होगा। और देयर, प्लेस की बात कर रही है, देयर तो वो या तो दिस में चेंज हो जाएगा, आप लोगों को पता होगा। और हम चेक करते हैं कि पहला ऑप्शन क्या है। द चेयरमैन सेड इट गिव्स, गिफ्ट्स। ठीक है, हिम है यहाँ पे, हिम। तो ये देखिए, हम हिम कब कब लिखते हैं? इनडायरेक्ट में लिखते हैं, डायरेक्ट में थोड़ी लिखेंगे। तो यहाँ पे हिम नहीं होना चाहिए, तो ये ऑप्शन हट जाएगा यहाँ पे। तो ये ऑप्शन हो गया गलत। ठीक है, ये ऑप्शन हो गया गलत। द चेयरमैन सेड, उसने क्या कहा? इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू बी हेयर। हेयर, देयर की जगह हेयर इस्तेमाल कर दिया, सही है। दिस इवनिंग, दैट इवनिंग की जगह दिस इवनिंग, ये भी सही है। और यहाँ पे गिफ्ट्स का भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि ये पूरा करेक्ट है डायरेक्ट स्पीच के अकॉर्डिंग। तो ये डायरेक्ट में बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। अब बाकी देख लेते हैं बाकी ऑप्शन क्यों नहीं है सही।
वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए प्लीज का इस्तेमाल किया गया है, ये तो ऐसे ही हट गया। यहाँ पे डिलाइट का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि जो ये प्लेजर है ये थोड़ी चेंज होगा। ये थोड़ी मतलब टेंस थोड़ी है या फिर प्रोनाउन वगैरह थोड़ी है जो इसे चेंज करेंगे। ये तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि ये वाला इजीली आप लोगों ने सॉल्व कर लिया बिना किसी दिक्कत के। सातवां वाला देखो, चूज द करेक्ट एक्टिव फॉर्म फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। ये सेंटेंस हमारे पास, इसको हमें चेंज करना है एक्टिव फॉर्म में। तो इट इज सेड दैट ही इज रिलेटेड टू अ सीनियर मेंबर ऑफ द बोर्ड। तो ये हमारा पैसिव है, पैसिव से एक्टिव एक्टिव में चेंज करना है। तो देखिए यहाँ जो टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो इसका रूल आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक्टिव से पैसिव 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 में कैसे चेंज करते हैं या पैसिव से एक्टिव में कैसे चेंज करते हैं। तो सिंपल है कि आपका जो टेंस है, टेंस टेंस की बात कर लेते हैं हम, कि टेंस जो है आपका वो आपका सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो आपका सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट, जस्ट अ सेकेंड मैं लिख नहीं पा रहा यहाँ पे। सब्जेक्ट जो है वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। इसी का रिवर्स लिख नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, पता नहीं क्यों। तो आगे हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज कह रहा है। इट इज सेड दैट, अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, इट इज सेड दैट ही इज रिलेटेड टू अ सीनियर मेंबर ऑफ द बोर्ड। तो यहाँ पे जो, अब आप लोग बोलोगे कि यहाँ सब्जेक्ट क्या है, तो वो तो हमें पता ही नहीं चल रहा, वो हिडन है एक तरीके से। अगर देखो तो यहाँ पे सब्जेक्ट का पता ही नहीं चल रहा। और ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो भी यहाँ पे सीनियर मेंबर की बात की जा रही है, और बोर्ड में सीनियर मेंबर्स की बात की जा रही है। तो यहाँ पे हिडन है, यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है वही नहीं पता हमें। तो सब्जेक्ट में या तो दे इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो पीपल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं पीपल है या दे है, तो हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारे दे यहाँ पे लग सकता है सब्जेक्ट में। तो मेंबर है तो बहुत सारे मेंबर ही होंगे, इसलिए दे या पीपल इस्तेमाल कर सकते थे हम यहाँ पे। बट सीनियर मेंबर वो तो नहीं होगा। ही इज रिलेटेड टू अ सीनियर मेंबर, ये भी नहीं होगा। तो देख लेते हैं। तो और क्या क्या चीज जो होगा वो आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी रहेगी, किसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी हमारी एक्टिव में, लेकिन जो वही पैसिव में हमारा थर्ड फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको थर्ड फॉर्म दिख रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो जैसे यहाँ पे देखो इट इज सैड, तो ये थर्ड फॉर्म आ गया है यहाँ पे, मतलब ये पैसिव में दे रखा है इट इज सैड, इसीलिए। अब उसे एक्टिव में करेंगे, मतलब एक्टिव में करेंगे वापस, तो सैड जो है वो किसका थर्ड फॉर्म है, तो आपको पता है से का है थर्ड फॉर्म, से का सेट हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा, हमें सब यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो बाकी और किसी में तो चेंज होता हुआ हमें नहीं दिख रहा, सेट का सेट ही है इसमें, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही हट जाएगा। बीइंग इस्तेमाल कर दिया है इसने, टेंस ही चेंज कर दिया है। तो ध्यान रखना कि टेंस जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। और ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में था, इसलिए ये सिंपल ही रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए हमारा टेंस। बाकी जो स्वाइप हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा स्वाइप, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। ये बस चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों का। एक्टिव पॉसिव पैसिव में कैसे चेंज करते हैं ये आप चीज आपको आना चाहिए। तो अगला पढ़ते हैं और उसका आंसर देखते हैं क्या क्या हो सकता है। चूज द करेक्ट पैसिव, अब हमें पैसिव ही चूज करना है। एक्टिव में दे रखा है हमें सेंटेंस, एक्टिव में क्या दे रखा है, एवरीवन हैड वार्म्ड मी। अब यहाँ पे मी हमारा क्या हो जाएगा, अबाउट, पहले पूरा पढ़ लेते हैं फिर बताता हूँ। एवरीवन हैड वार्म्ड मी अबाउट द वेदर बिफोर आई वेंट टू स्कॉटलैंड। तो ये हमारा सेंटेंस है। अब सबसे पहले तो आप, क्या है हमारा सबसे पहला रूल है, आप लोगों को ध्यान रखना। पहला जो स्टेप मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे ही इस टाइप का देखो तो सबसे पहले आप पता कर लो कि टेंस क्या है। टेंस का पता करने के बाद आप लोग वही टेंस को मेंटेन करना। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है, आई थिंक, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस ही है यहाँ पे, आप लोगों को समझ आ गया होगा। और उसके बाद हमारा हमारा तो उसके बाद हमें जो है सबसे पहले हमने टेंस पता कर लिया, अब हम उसके बाद ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पता करेंगे। तो यही टेंस हमें फॉलो करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट क्या है आपका और सब्जेक्ट क्या है आपका, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में तो मी हो जाएगा, यहाँ पे मी, ये रहा, मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया था। और ऑब्जेक्ट में, सॉरी सब्जेक्ट में हमारा सबसे पहले जो होता है वो सब्जेक्ट ही होता है। तो ये होता है हमारा एवरीवन, यहाँ पे दिया हुआ है एवरीवन, ठीक है। राइटिंग पे मत जाओ, एवरीवन। तो इसको हमें क्या करना है, स्वाइप कर देना है। तो जो मी है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। और जो एवरीवन है वो हमारा सब्जेक्ट है, वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है। टेंस जो है सेम होना चाहिए, टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। स्वाइप कर देना है बस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को, ऐसे फॉर्म एक्टिव फॉर्म ऐसे ही करना है। रूल आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब मैं आप लोग, अब आगे है कि हमें स्ट्रक्चर को बस फॉलो करना है कि पैसिव में हमारा जो ये पास्ट परफेक्ट टेंस बताया था मैंने, आप लोगों को लिख देता हूँ। पास्ट परफेक्ट लिखा था ना, बताया था ना, जस्ट अ सेकेंड लिख देता हूँ। पास्ट परफेक्ट, अभी लिखने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है अभी, मैं आदत नहीं बन पा रहा है इसमें स्क्रीन पे लिखना। तो उस पे मत जाओ यार इतना। तो देखो उसके बाद स्ट्रक्चर बस पैसिव का फॉलो करो। हेड है यहाँ पे, और पास्ट परफेक्ट में ही हमें चेंज करना पड़ेगा, तो हेड के साथ बीन लग जाएगा, ठीक है। और बीन बीन लग जाएगा। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो देखो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पे है, और साथ ही साथ हेड हेड बीन,
हैड बीन यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें भी इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि ऑलमोस्ट सेम ही है। आगे हम पढ़ लेते हैं, आई हैड बीन अबाउट दी वेदर बिफोर आई वेंट टू स्कॉटलैंड। हाँ, तो ये ऑप्शन हमें थोड़ा बहुत सही लग रहा है। वाज इसने तो टेंस ही चेंज कर दिया, तो ये हटा दो, ठीक है। और यहाँ पे भी वाज है तो ये भी हटा दो, बिकॉज आई वाज, यहाँ पे भी वाज है, तो वाज तो आना नहीं चाहिए ना, पास्ट परफेक्ट है ना ये, इसलिए। तो पास्ट में तो सारे हैं, लेकिन परफेक्ट में केवल सेकंड वाला ही है, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो और ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट भी थोड़ा अलग कर दिया है, तो देखो, तो यहाँ पे जो हमारा पहले वाला है वो तो सिंपल पास्ट में ही इसने चेंज कर दिया है, सिंपल पास्ट में, और हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। तो इसीलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा, सेकंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी हमारा यहाँ पे सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आई हैड बीन वार्म्ड अबाउट द वेदर बिफोर आई वेंट टू स्कॉटलैंड, ठीक है। आई हैड बीन, कुछ तो गलत है यहाँ पे, एवरीवन वर्ड कहाँ है। हाँ, तो जो हमारा एवरीवन था आई में चेंज हो गया था, ठीक है। और जो हैड वार्म्ड है वो हमारा हो जाएगा हैड बीन वार्म्ड, ठीक है। और ऑलमोस्ट बाकी सारी चीजें सेम ही है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी आ गया होगा समझ। अगला देख लेते हैं, जो कि काफी थोड़ा आसान है ये वाला। पढ़ते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको सेंटेंस को पढ़ना है, उसके बाद उसे कंप्लीट कर देना है। थ्रू द कमिटी डैश, यहाँ पे कुछ नहीं है, डिवाइडेड वन मोर माइनर पॉइंट, इट हैज इशूड द फाइनल रिपोर्ट। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, आपके पास ये ऑप्शन है, आपने ये सेंटेंस पढ़ा, तो आप बताइए यहाँ पे क्या आएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप लोग क्या करो कि पहले सेंटेंस को समझ लो कि कौन सा सेंटेंस है ये, मतलब टेंस आप लोग समझ लो कि टेंस क्या है। थ्रू दी कमिटी, कमिटी क्या है, हमारा करेक्टिव नाउन हो जाएगा। डैश डिवाइडेड ऑन वन माइनर पॉइंट, इट का इस्तेमाल किया गया यहाँ पे, मतलब सिंगुलर है, इतना तो पता चल गया। हैज इशूड, अब यहाँ पे हैज इशूड है, मतलब पास्ट की बात हो रही है, पास्ट टेंस की बात हो रही है। दी फाइनल रिपोर्ट, तो ये पास्ट टेंस हो गया, हमारा टेंस पता चल गया पास्ट। तो इनमें से पास्ट वाला कौन कौन सा है वो देख लो। ये तो सिंगुलर हो जाएगा, तो ये तो अब प्लूरल के लिए इस्तेमाल इस्तेमाल ये आर किया जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे इट का इस्तेमाल है, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है इट है, तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर ही आएगा यहाँ पे। जैसे आर जो आएगा ये तो प्लूरल के लिए आएगा, तो ये हट जाएगा, ये ऑप्शन तो हमारा कट हो गया। उसके बाद वाज देखेंगे, हैव देखेंगे, तो हैव तो नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे टेंस की बात की जा रही है, वो पास्ट की बात की जा रही है। और ये आपको पता होना चाहिए, ये भी प्लूरल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो हमें तो सिंगुलर ही लेना है, इसलिए ये ऑप्शन भी हट जाएगा। और सिंपल आप लोगों को अगर पहले ही समझ आ गया हो कि हैज इशूड की बात की जा रही है, यानी पास्ट की बात की जा रही है, तो पास्ट में वाज ही इस्तेमाल किया जाएगा, ना कि इज इस्तेमाल किया जाएगा, आप लोगों को पता होगा। हाँ, तो सिंगुलर पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाएगा, तो वाज हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आप लोग इजीली सॉल्व कर लिए होंगे, कोई प्रॉब्लम आया नहीं होगा। आगे हम देखते हैं कि अगला, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, वन और द अदर ऑफ दोस फेलोज डैश स्टोलन द वॉच। या ये क्वेश्चन है आपका और ये सारे ऑप्शन है, तो सबसे पहले आप लोग को मैंने क्या बोला कि टेंस पता करो, तो वही टेंस समझो कि टेंस क्या है। तो देखो यहाँ पे बोला है वन और आया है, तो और वाला रूल लग जाएगा यहाँ पे। द अदर ऑफ द फेलोज स्टोलन द वॉच, मतलब कि ये काम हो चुका है, ठीक है। तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, आप लोगों को पता चल गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। क्योंकि ये प्रेजेंट में परफेक्टली हो चुका है, ठीक है। मतलब ऑलराइट, तो और वाला रूल भी आप लोगों को बता देता हूँ, जब भी और इस्तेमाल किया जाए, इधर या और जो भी है, तो वहां पे और या इधर जो भी आता है, और अरे यार लिख कह नहीं पा रहा यार, और या इधर जो भी इस्तेमाल किया जाता है वहां पे हम हमेशा क्या कहते हैं, सिंगुलर की बात करते हैं हमेशा, दोनों की बात नहीं करते, ठीक है, सिंगुलर की बात करते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि सिंगुलर की बात करेंगे तो जो हमारा वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर ही आएगा। और टेंस हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आर जो है ये प्लूरल के लिए है, तो ये भी हट जाएगा। इज सिंगुलर हो सकता है ये वाला, और हैज और हैव, ये दो ये तीन ऑप्शन बच गए। यहाँ पे और वाला रूल भी लगा दिया हमने, और टेंस भी देख लिया। अब हम और क्या क्या कर सकते हैं मुझे, ये वाला जो रूल है ना, और के लिए भी और इधर के लिए भी चलता है, यानी इधर इधर जब हम लिखते हैं ना वो भी, ठीक है। अभी मैं लिख नहीं पा रहा यहाँ पे, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। देखो, और उसके बाद हम देख लेते हैं बस, तो यहाँ पे जो टेंस के अकॉर्डिंग हैज जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये भी ऑप्शन नहीं होगा, इस भी नहीं होगा, क्योंकि ये पैसिव में मीनिंग में चेंज कर देगा, इसीलिए हैव भी नहीं होगा यहाँ पे प्लूरल की वजह से। सेम फॉर सिंगुलर वर्ब आएगा यहाँ पे, इसलिए हमने इसका इस्तेमाल बताया था ना आप लोगों को कि और का इस्तेमाल किया गया है, तो वहाँ पे हमेशा सिंगुलर ही लिया जाता है, दोनों को नहीं लिया जाता, बोथ नहीं लिया जाता। तो यहाँ पे सिंगुलर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा वन को, ठीक है। वन को लिया जाएगा, अदर को नहीं लिया जाएगा, जो अदर फेलोज हैं उनको नहीं, तो वन की तरह, यानी कि सिंगुलर ही हम यहाँ पे ट्रीट करेंगे। तो हमेशा सिंगुलर ही लिया जाएगा, तो यहाँ पे सिंगुलर हैज है हमारा, और टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज ही आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताया था ना, हाँ उसी के अकॉर्डिंग। अगला देखें, तो अगला हम पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11वां क्या कह रहा है, चूज द सुटेबल एंटोनिम्स। एंटोनिम्स की बात की जा रही है, यानी कि अपोजिट हमें ढूंढना है फॉर द वर्ड रिसेंट। रिसेंट का अपोजिट वर्ड हमें ढूंढना है, ये चार ऑप्शन है इनमें से। तो रिसेंट का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कि यानी कि अवॉइड करना एक तरीके से होता है, मतलब टेक बैक कर लेना, या तो कैंसिल कर लेना, या तो फॉर्मली अवॉइड कर देना कोई भी चीज। यानी कि मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, अगर लिख पा रहा हूँ तो लिखते हैं, टेक बैक कर देना, यानी कि कैंसिल कर देना। कोई भी एग्रीमेंट वगैरह होता है उसको हम कैंसिल कर देते हैं ना, उस टाइप का, यानी कि फॉर्मली कोई अवॉइड भी करना, फॉर्मली अवॉइड करना कुछ।
मान लो कोई एग्रीमेंट हो गया, वो सब चीज उस टाइप का। रिवोक करना मतलब अवॉइड, कैंसिल कर देना, अवॉइड कर देना एक तरीके से। तो ये तो सिनोनिम्स हो गया ना एक तरीके से। और डेलीगेट मतलब आप लोगों को बताता हूँ, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेजोनेंस, सॉरी, रिनाउंस। रिनाउंस भी तो हमारा सिनोनिम्स ही हो जाएगा, और डिस्कार्ड मतलब भी सिनोनिम्स हो जाएगा, और डेलीगेट जो है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, एंटोनिम्स। अब इसका मीनिंग आप लोगों को समझा देता हूँ सिंपल वर्ड में। तो इसका मतलब जैसे इसमें टेक अवे था ना, टेक अवे या टेक बैक, तो इस डेलीगेट का मतलब होता है कि रिजाइन, मतलब दूर ना ले जाके पास में मतलब रखना है, यानी कि इसका अपोजिट होता है टेक अवे, ऐसे समझ सकते हो। या फिर कैंसिल का अपोजिट होता है डेलीगेट करना। मतलब ऐसे भी होता है ना कि डेलीगेट कर दिया तो पावर एक तरीके से दिया जाता है, तो उसका मतलब भी देना होता है। तो यहाँ पे टेक बैक यानी वापस लेना, यहाँ पे दे रहे हैं एक तरीके से। तो आई होप कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी इजीली समझ आ गया होगा। अगला देखते हैं, चूज ए सुटेबल सिनोनिम्स। इस बार सिनोनिम्स ढूंढना है ऑफ द वर्ड ऑस्ट्रेसिस। साइज है, इसे प्रोनाउंसिएशन इसका देख लेना। अब हमसे पूछ रहा है कि सिनोनिम्स बताइए इसका। तो हम एक एक करके ऑप्शन देखते हैं, और फिर वही एलिमिनेट करेंगे, और हम आंसर देखेंगे कि क्या होगा। तो पहले ऑस्ट्रेसाइज का मतलब आप लोग समझ लीजिए कि क्या होता है इसका मतलब। जैसे एक तरीके से इग्नोर कर देना या फिर बाहर निकाल देना, ऐसा आप समझ सकते हो। इसका मतलब ये होता है, जैसे अगर मैं सेंटेंस में बोलूँ तो जैसे होता है कि आपको इग्नोर कर दिया गया है, या फिर कहीं से बाहर निकाल दिया गया है। मान लीजिए सोसाइटी से आपको बाहर निकाल दिया गया है। इस टाइप का जो सेंटेंस है वहां पे इस्तेमाल किया जाता है ऑस्ट्रेसाइज का। ठीक है। उसको क्लासमेट ने ऑस्ट्रेसाइज कर दिया, ऐसा पढ़ सकते हो। अब एक एक करके ऑप्शन हम देखते हैं। एडजस्ट करना, एडजस्ट करना मतलब आप लोगों को पता होगा कि थोड़ा चेंज करना या सेट हो जाना। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा चेंज करो, सेट हो जाओ कैसे भी। वो होता है इसका मतलब। अब एक्सक्लूड, एक्सक्लूड मतलब वही होता है कि जो हमारा ऑस्ट्रेसाइज है वैसा ही सेम। तो एक्सक्लूड में मतलब अ, बाहर रखना या फिर इंक्लूड ना करना। ठीक है, सिंपल ये समझ जाओ आप कि बाहर रखना या फिर अपीयर ना, सॉरी, बाहर रखना या इंक्लूड ना करना। ठीक है। और एमर्ज का मतलब आप लोगों को पता होगा, एमर्ज मतलब बाहर आना या अपीयर होना। एमर्ज हो गया यानी अपीयर होने वाला जो था। और टपल मतलब भी बता देता हूँ, गिर जाना या फिर गिराना, ये होता है इसका मतलब। ठीक है। तो हम ऑस्ट्रेसाइज होता है मतलब निकाल देना एक तरीके से। तो वो हमारा ऑप्शन जो है इसमें फिट कर रहा है, एक्सक्लूड वाले में। उसमें भी हम एक्सक्लूड में निकालते हैं ना, मतलब कि अलग करते हैं ना, बाहर रखते हैं, इंक्लूड ना करना। एक्सक्लूड का अपोजिट होता है इंक्लूड, इंक्लूड ना करना। और वही मतलब ऑस्ट्रेसाइज का भी मतलब वही था कि मतलब इग्नोर करना एक तरीके से। तो ऑप्शन नंबर एक्सक्लूड जो है, यानी सेकंड ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आई होप कि आप लोगों का इजीली हो गया हो, कोई प्रॉब्लम ना आया हो। आगे हम देखते हैं, आइडेंटिफाई द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। अब यहाँ पे साइमल्टेनियस का जो स्पेलिंग है वो यहाँ पे दिया गया है। हम एक एक करके एक एक ऑप्शन हम देखेंगे यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे, तो आप लोगों को पता होगा ई की कमी है। ठीक है, यहाँ पे ई मिसिंग है। सेकंड वाला देखेंगे तो सेकंड वाला हमारा बिल्कुल साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियस। ठीक है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे ई नहीं था, आप लोग देख सकते हो। थर्ड वाला अभी बता देता हूँ, थर्ड वाले में क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे यू की जगह क्या आ गया है, ए आ गया है ना। ये देखो यू था यहाँ, लेकिन ए है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला हमारा, जस्ट अ सेकंड पेन ले लेता हूँ। ठीक है, ले लिया। अगला है फोर्थ वाला, इसमें टी एक्स्ट्रा है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टी एक्स्ट्रा है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा सेकंड वो करेक्ट हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। ठीक है। हाँ, आगे हम देखते हैं। तो ये स्पेलिंग वाले भी आते हैं, एक दो आ जाते हैं, एक ही आएंगे ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद लेटर से रिलेटेड आ जाता है हमारा क्वेश्चन कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लेटर हेड इन अ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में लेटर हेड का क्या पर्पस होता है वो बताइए। चार ऑप्शन है, पढ़िए इसे ध्यान से। ठीक है, आप लोगों ने ऑप्शन पढ़ लिया। अब देखो कि मैं आप लोगों को पहले समझा देता हूँ लेटर हेड होता क्या है। ठीक है, जो फॉर्मल लेटर में लेटर हेड का काम क्या होता है। लेटर हेड क्या होता है, एक प्रिंटेड हेडिंग होता है जो लेटर के टॉप पर होता है। ठीक है, टॉप पे होता है। और इसमें यूजुअली क्या होती है, क्या क्या चीजें होती है, जैसे नेम हो गया आपका। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार लिख भी देता हूँ क्या क्या होती है। जैसे यहाँ पे नेम होता है हमारा लेटर हेड में, नेम होता है, या तो एड्रेस होगा। ठीक है, एड्रेस होगा, और या फिर कॉन्टैक्ट डिटेल होंगी, कॉन्टैक्ट डिटेल होंगी। जैसे आपका फोन नंबर हो गया। ठीक है, ईमेल आईडी हो गया, ईमेल आईडी हो गया। अभी लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बट कुछ समय में ये भी ठीक कर लूंगा मैं। अभी आदत नहीं बन पाया स्क्रीन पे लिखने का। तो हम ऑप्शन अब चेक करते हैं एक एक करके। तो इट इज यूज है डेकोरेटिव बॉर्डर, बॉर्डर को डेकोरेट करने के लिए तो नहीं भैया, सिर्फ इसके लिए तो नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर वन तो गलत हो जाएगा। अगला है इट इंक्लूड्स द सेंडर्स एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो देखियो यहाँ पे एड्रेस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें कवर हो गई। दो चीजें कवर हो गई, नेम नहीं आया कोई बात नहीं, बट ये वाला हमारा ऑप्शन सही होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इंडिकेट्स द अर्जेंसी ऑफ द लेटर। तो अर्जेंसी को हम लेटर हेड में नहीं लिखते हैं, मतलब हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अर्जेंट टाइप का, इस टाइप का वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो
जैसे पहला वाला डेकोरेटिव के लिए सिर्फ इस्तेमाल नहीं होता, डेकोरेशन के लिए थोड़ी, सेकंड वाला एड्रेस और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। हाँ, तो ये सही हो जाएगा, ये वाला गलत है। अभी हमने देख लिया। इट्स शोकेस, क्या शोकेस करता है? अचीवमेंट वगैरह सेंडर्स को, इसका मतलब अचीवमेंट वगैरह होता है जो कि सेंडर्स को दिखाना होता है। इसका मीनिंग आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कोई अचीवमेंट वगैरह होता है ना, यार मैं लिख नहीं पा रहा यहाँ पे। अचीवमेंट, ठीक है, इस टाइप का होता है। तो ये सब लिखने के लिए नहीं होता, इस ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सेकंड वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो लेटर हेड का क्या काम होता है? फॉर्मल लेटर में पर्पस क्या है वो मैंने आप लोगों को तीन चीजें बताई हैं कि नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं लेटर हेड का। जो कि 14th क्वेश्चन का सही आंसर जो है सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। हम अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर शुड बी सब्सक्रिप्शन वी रिटर्न इन अ फॉर्मल लेटर? फॉर्मल लेटर की बात हो रही है, तो लेटर लेटर में फॉर्मल, इनफॉर्मल ये सब देख लेना कि उसमें जो भी इस्तेमाल किए जाते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। उसमें से एक है सब्सक्रिप्शन। कहाँ लिख, वेयर शुड दे सब्सक्रिप्शन वे रिटर्न, सब्सक्रिप्शन कहाँ लिखा होना चाहिए? ठीक है, तो हम एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। देखो देखो, उससे पहले ये जो सब्सक्रिप्शन है उसका मतलब मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। आई होप कि आपको पता होगा कि सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब होता है। इसका मतलब यही होता है कि आप जो लेटर को जब क्लोज करते हो तो एक वर्ड बोलते हो ना, योर सिंसियरली, योर फेथफुली, ऐसे करके लास्ट में जो आप बोलते हो ना, वो होता है हमारा सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सब्सक्रिप्शन पता चल गया आप लोगों को। तो ये चार ऑप्शन है, आप लोग उसका वो इजीली आप इसमें से ढूंढ पाओगे। कब ढूंढ पाओगे कि इसमें से हमारा कौन सा आंसर सही है? उसके लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए कि पहले क्या आता है। ठीक है, मैं जस्ट अ सेकंड, मैं आप लोगों को लिख के दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे। मैं थोड़ा यहाँ पे बड़ी स्क्रीन करते हैं थोड़ा, और मैं लिख लिख के आप लोगों को बता देता हूँ। तो पहला क्या आता है हमारा? काफी बड़ा लिख रहा है, कुछ नहीं। पहला होता है हमारा सेंटेंस एड्रेस। बहुत ज्यादा हो रहा है, ये लिख पाऊंगा लग रहा है। चलो मैं इसको थोड़ा करने की कोशिश करता हूँ। एक एक सेकंड दे दो बस। मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ फॉर्मल लेटर कैसे होता है, मतलब कि उसकी लाइनिंग कैसे होती है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? तो ये क्या हो रहा है? सेंसिटिविटी ज्यादा होगी लग रहा है, एक सेकंड। आई होप कि अब सही हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। आई होप कि आप लोगों को ये बात तो पता ही होगा ऑलरेडी। पहला क्या होता है हमारा? ज्यादा ही कम हो गया था। जस्ट अ सेकंड, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ ताकि टाइम बचे आपका। हाँ, तो ऑल राइट, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। मैंने जल्दी जल्दी लिख लिया है। पहला है हमारा सेंडर्स एड्रेस। सबसे पहले हमारा सेंडर एड्रेस आता है, फॉर्मल लेटर की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम डेट लिखते हैं सेकंड में। उसके बाद रिसीवर एड्रेस देते हैं हम अपना। फिर चौथा ऑप्शन, चौथे में लिखते हैं सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट क्या है फॉर्मल लेटर का। फिर हम सैल्यूटेशन देते हैं, आप लोगों को पता होगा सैल्यूटेशन में रेस्पेक्टेड जो भी सर या मैडम आप लोगों को देते हो। फिर उसके बाद अपना बॉडी लिखना स्टार्ट करते हो, जो भी आपका छठा ऑप्शन है बॉडी। सातवां है आपका क्लोजिंग लाइन। ठीक है, यहाँ पे आप लोग समझ नहीं पा रहे तो मेरी बात को सुन लेना। क्लोजिंग लाइन लिखा हुआ है और यहाँ ब्रैकेट में सब्सक्रिप्शन है। यही आपका सब्सक्रिप्शन होता है जिसमें आप क्लोजिंग लाइन में लिखते हो योर फेथफुली, योर सिंसियरली, ये दो जब हम इस्तेमाल करते हैं फॉर्मल लेटर में। उसके बाद हम लास्ट में सिग्नेचर दे देते हैं, तो हमारा लेटर खत्म हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो हम अब ऑप्शन देखते हैं कि किसके बाद होता है हमारा, बिफोर द सब्जेक्ट एंड आफ्टर द डेट। तो क्या इसमें मैच हो रहा है आपका ऑप्शन? हाँ, तो सब्जेक्ट से पहले हमारा रिसीवर एड्रेस है और डेट्स के बाद हमारा क्या है? रिसीवर एड्रेस है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, जो कि हम बोल रहे हैं कि, सॉरी, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया है। ऑन द टॉप राइट कॉर्नर बिफोर डेट, डेट के बाद क्या लिखते हैं टॉप राइट कॉर्नर में? तो यहाँ तो हम एड्रेस की बात करने वाले हैं, तो इसकी ये भी नहीं आएगा। आफ्टर द कंक्लूडिंग लाइन एंड बिफोर द सिग्नेचर, सिग्नेचर से पहले और कंक्लूडिंग लाइन, ठीक है, उसके बाद, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सिग्नेचर से पहले लिखते हैं ना हम, और आफ्टर द सब्जेक्ट एंड बिफोर द इंट्रोडक्टिव प्रोग्राम, सब्जेक्ट के बाद तो हम सैल्यूटेशन लिखते हैं ना, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को सीक्वेंस बता दिया, इस सीक्वेंस प्लीज याद रख लेना। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए, कुछ भी पूछे कि रिसीवर एड्रेस कब लिखते हैं, सब्जेक्ट कब लिखते हैं, सैल्यूटेशन कब लिखते हैं, तो यहाँ पे बस यही हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन की जगह कुछ और चेंज कर देगा, उसकी जगह आप लोगों को बता देगा। सैल्यूटेशन पूछ लेगा मान लीजिए, तो क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का रहेगा। तो उसके लिए बस आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए कि फॉर्मल लेटर का सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, तो सीक्वेंस मैंने 8 में यहाँ लिख दिए हैं। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। राइटिंग नहीं आ रहा तो मैं दोबारा बता देता हूँ। पहले सेंटर्स एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी, क्लोजिंग लाइन, सिग्नेचर। ठीक है, इस टाइप का है। ज्यादा फास्ट में बोल रहे हो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ लिख भी दिया है, आप लोग इसे समझ लेना। तो आई होप कि ये वाला ऑप्शन आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इसका ऑप्शन जो है थर्ड जो है हमारा सही हो जाएगा। तो हम चलते हैं अब 16th क्वेश्चन पे। अगला देखते हैं, अ लेटर दैट इज सेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम इज कॉल्ड। तो आप लोगों को पता होगा ये लेटर है जो कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल को हम जब सेंड सेंड करते हैं सेम टाइम पे, एक ही टाइम पे। तो आप लोग अगर ईमेल वगैरह इस्तेमाल करते हो तो वो आप लोगों को इसका आंसर बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। बाकी मैंने पुरानी वीडियो में भी आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखा रखा है। तो आई बटन पे एक वीडियो आ रहा होगा, उसमें भी मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस को लिया था और बताया था। तो वो भी पीवाईक्यू है, उसे जरूर चेकआउट कर लेना। यहाँ लगा देता हूँ मैं, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देख लेना आप लोग। तो इसका आंसर बहुत इजी है। आप लोगों को पता होगा कि जब एक ही लेटर बहुत सारे लोगों को जब हम शेयर करते हैं, तो एक एक साथ, ठीक है, तो जैसे क्या हो सकता है, कोई ऑफिस का नोटिस हो सकता है, या फिर कंपनी अपडेट हो सकता है, या सर, तो उसकी जगह जो हम इस्तेमाल करते हैं वो सर्कुलर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिसे सर्कुलर लेटर कहते हैं। ठीक है, सर्कुलर लेटर का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं बाकी सारे ऑप्शन क्यों क्यों नहीं है ये भी आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे नोटिस है, नोटिस कहाँ इस्तेमाल होता है? ये होता है पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए। जो नोटिस होता है पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए होता है, जैसे कि कोई
नोटिस बोर्ड में जो लगता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट क्या होता है, कोई किसी का प्रमोट करते हैं जब हम, तब हम एडवर्टीजमेंट का इस्तेमाल करते हैं। कोई प्रोडक्ट हो गया या सर्विस हो गया, जब हम उसको प्रमोट करते हैं, तो ये ऑप्शन भी हट गया। लेटर टू द एडिटर, ये वाला ऑप्शन देखो, तो ये होता है कि न्यूज़पेपर वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है, न्यूज़पेपर एडिटर को लिखा जाता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी हट जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो फिट हो रहा है इसके अकॉर्डिंग, ये फोर्थ वाला हो रहा है, ठीक है। आई होप कि 16th वाला बहुत ईजी है, आप लोग इजीली सॉल्व कर लोगे, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो ये चारों चीजें आप लोग समझ लेना। नोटिस क्या होता है, एडवर्टीजमेंट क्या होता है, लेटर टू द एडिटर क्या होता है, और सर्कुलर लेटर क्या होता है। तो इसके बारे में प्लीज रिसर्च थोड़ा और पढ़ लेना हो सके तो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में दिखेंगे। तो अब हम चलते हैं 17th क्वेश्चन पे। 17th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ये प्लेस वेयर क्रॉनिकली इल पेशेंट रेक्यूपरेट इज कॉल्ड। तो इस प्लेस को क्या कहा जाता है जहाँ पे इल पेशेंट होते हैं क्रॉनिकली, तो उस जगह को क्या कहा जाता है। तो आई होप कि इसका क्वेश्चन आप लोग, मैं एक एक करके आप लोग, तो मैं जैसे ये सोलेरियम है, तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि एक होता है हमारा जो सन थेरेपी आप लोगों को पता होगा, ठीक है। ये क्रॉनिकली जैसे सीरियस वगैरह कोई होती है ना, सीरियस कोई भी चीज, तो वहां जब रखा जाता है उनको क्या कहा जाता है, उस प्लेस को, इस टाइप का मतलब है। तो यहाँ पे तो सन से रिलेटेड हो गया, सन थेरेपी जो हो गया हमारा, ठीक है। जैसे अ प्लेस वेयर पीपल गेट एक्सपोजर टू सनलाइट, तो ये होता है इसका मतलब, ठीक है। अब एक्वेरियम, एक्वेरियम का मतलब तो आप लोगों को पता होगा, जहाँ फिश वाटर वाटर एनिमल जो होते हैं रखे जाते हैं, उसे एक्वेरियम कहते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा, पहला भी ऑप्शन गलत है, वो सन से रिलेटेड है। अब पोडियम, स्पीकर के खड़े होने का प्लेटफॉर्म, ठीक है। स्पीकर जहाँ खड़ा होता है और उसका प्लेटफॉर्म होता है जो कि मेडिकल से रिलेट नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी हट जाएगा, मेडिकल से ही रिलेट नहीं कर रहा है। तो अगला आएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेनेटोरियम मतलब होता है कि इस स्पेशल प्लेस, एक ऐसा स्पेशल प्लेस होता है जहाँ पे क्रॉनिकली इल पेशेंट जो होते हैं वो रेस्ट या रिकवर करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। तो ऑप्शन नंबर ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। जैसे आप समझ सकते हो, जैसे कोई डिसीज हो गया, जैसे टीबी वगैरह, टीबी वगैरह का जो ट्रीटमेंट होता है इसी जगह पे होता है, ठीक है, जहाँ वो रेस्ट या फिर रिकवर करते हैं, इसी जगह पे, सेनेटोरियम वाली जगह पे, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब क्रॉनिकल मतलब होता है, क्रॉनिकली मतलब कोई सीरियस डिसीज वगैरह इस टाइप का आप समझ सकते हो, इल पेशेंट बोल दिया इसने, तो मेडिकल की चीजें हैं, तो इसलिए मेडिकल में ये पोडियम तो आएगा नहीं। एक्वेरियम फिश फिश या वाटर से रिलेटेड है, और ये सोलेरियम तो ये हमारा सन से रिलेटेड है। तो ये वाले ऑप्शन हट गए थे, तो लास्ट वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो आप लोग आई होप कि ये वाला क्वेश्चन इजीली समझ गए होंगे। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आया होगा। आगे देखते हैं 18th क्वेश्चन। कंप्लीट द सेंटेंस, अ पर्सन हु एग्जिबिट्स करेज एंड फियरलेसनेस इज एन डैश एक्सप्लोरर। उसे क्या कहते हैं, उस पर्सन को जो करेज वगैरह एक्सिबिट्स करता है और फियरलेसनेस होता है, ठीक है, उस पर्सन को क्या कहते हैं। हाँ, तो मतलब क्वेश्चन आप समझ गए। क्वेश्चन मतलब एक ऐसा एक्सप्लोरर जो करेज और फियरलेसनेस दिखाता है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, और ये चार ऑप्शन है, एक एक करके एक एक ऑप्शन हम देखते हैं। पहला हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है, तो पहला ऑप्शन है इनकॉरिजिबल। तो इसका मतलब होता है जिसका सुधार ना हो सके, इनकॉरिजिबल। तो ये तो हमारा मतलब बिहेवियर से रिलेटेड चीजें हो गई ना, कि इसका बिहेवियर कभी सुधर ही नहीं सकता। तो करेज और बिहेवियर में तो कोई है नहीं रिलेशन, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। मतलब कि ये वाला ऑप्शन तो हमारा आंसर है नहीं, ठीक है, तो ये वाला हट जाएगा। अगला देखते हैं, इर्क्षम मतलब, इसका मतलब क्या होता है, इर्क्षम मतलब, तो इसका मतलब आप समझो कि परेशान करने वाला, आप समझ सकते हो, या फिर इरिटेटिंग करने वाला जो भी पर्सन है, तो ये वाला इरिटेटिंग, ये भी तो हमारा ऑप्शन नहीं हो रहा। तो अगला देखते हैं, इंटरप्रेट। हाँ, इंटरप्रेट। तो इंटरप्रेट मतलब आप समझ सकते हो, इसका मतलब होता है बहादुर या फियरलेस या फियरलेसनेस फॉर। तो ये वाला हमारा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, क्योंकि करेज जो है बहादुरी वगैरह आ रहा है ना, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। अगला देखते हैं कि अगला ऑप्शन क्या है। तो ये वाला जो ऑप्शन है, इररेस्टिबल, इररेस्टिबल, ठीक है, इसको प्रोनाउंसिएशन यही होगा। तो देख लो कि इसका मतलब क्या होता है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। मतलब इररेसिस्टिबल, इररेसिस्टिबल, इसका मतलब आप समझो कि जिसका मतलब हम जिसको रेजिस्ट ना कर सके, वो होता है, यानी अट्रैक्टिव टाइप का आप समझ सकते हो। तो ये जो है हमारा करेज से रिलेटेड ये भी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी हट जाएगा। तो मैं पेन ले लेता हूँ, पेन कहाँ चला गया मेरा भाई, तो ये वाला ऑप्शन भी हट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड जो है इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो जो रिलेट कर रहा है दो करेज और फियरलेसनेस से, वो हमारा यही है, ठीक है, इंटरप्रेट, ठीक है। तो अगला ऑप्शन देखते हैं, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद एन एरर। तो हमें सेंटेंस पढ़ना है, उसके बाद एरर बताना है, उसमें एरर है कि नहीं है, कौन सा एरर है ये भी बता देना, ठीक है। तो पढ़ते हैं। तो चलो पढ़ते हैं। तो पहला है नरेश, उसके बाद कॉमा दे दिया है, ठीक है। हु वर्क इन दी ऑफिस, फिर से कॉमा दे दिया है, इज आस्किंग हिज बॉस फॉर अ रेस, ठीक है। तो ये ग्रामर वगैरह इसमें पूरी सब चीज सही है, ग्रामर के अकॉर्डिंग ये पूरा सब चीज सही है, कॉमा वगैरह भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इसमें एरर तो नहीं दिख रहा हमें। आगे पढ़ते हैं। हैरी पॉटर सेड, आई विल आई विल फाइट फॉर यू, यहाँ डबल विल क्यों आ गया भाई, दो दो बार विल विल का इस्तेमाल कर दिया। तो
तो यहाँ 2 बार विल आ गया, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे क्या होना चाहिए, आई विल फाइट फॉर यू। यहाँ 2 बार विल की जगह एक ही बार विल आना चाहिए था, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता, बट अभी तो गलत हो गया, हमें एरर ही बताना था। तो ये एरर हो जाएगा, सेंटेंस विद एन एरर। तो हमें एरर वाला ही बताना था, तो इसमें एरर मिल गया, तो हमारा ये आंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन हमारा सही था। ठीक है, वाओ इट्स अ ब्यूटीफुल कार। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा ग्रामर वगैरह सब चीज देखें तो सब चीज सही है, एक्सप्लेनेटरी वगैरह सब चीज सही है, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है, तो इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, फोर्थ वाला ऑप्शन पढ़ते हैं। आई हैड ग्लोन ₹100 टू माई फ्रेंड। तो ये भी हमारा ग्रामर वगैरह सब चीज इसमें सही है, तो हमें एरर मिल चुका है ये वाला। इसमें काफी ज्यादा इजीली हमने एरर बता दिया कि 2 बार विल विल आ गया है। ठीक है, ये आई अपोस्ट्रोफ के बाद डबल एल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आई विल होता है, तो दोबारा यहाँ पे विल लिख दिया है जो कि गलत है। तो यहाँ पे ये दो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ये होना नहीं चाहिए था, आई विल ऐसे नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे आई विल ऐसे लिखना चाहिए इसे। ठीक है, और यहाँ पे जो वो लिख दिया था ना, वो नहीं लिखना चाहिए था। ठीक है, तो मैं जस्ट अ सेकेंड। तो हमें क्या बताना था, एरर बताना था ना, तो एरर बता देते हैं हम कि सेंटेंस विद एन एरर, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है जिसमें एरर है। तो 19वां क्वेश्चन इजीली हो गया कि हमें एरर वाला बताना था। ठीक है, तो हमने एरर बता दिया है। आगे देख लेते हैं अब 20वां क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है कि रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन। मैं अंडरलाइन पार्ट एक सेकंड, तो मैंने अंडरलाइन कर दिया है विथ ए व्यू टू अंडरिस्ट। ठीक है, ये वाला जो है हमारा अंडरलाइन वर्ड है, तो आप लोगों को पता होगा कि विथ ए व्यू टू इसके साथ वर्ब आएगी। ठीक है, और उसके साथ आईएनजी लगेगा। ठीक है, सेंटेंस को अगर ध्यान से पढ़ो तो दोबारा पढ़ देता हूँ, आई होप कि मैंने वीडियो पॉज कर दिया था और मैं पढ़ नहीं पाया। ही शिफ्टेड अब्रॉड अब्रॉड विद ए व्यू टू एनरिच हिज नॉलेज। तो ये तो हमारा, अगर सेंटेंस को स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो वर्ब के साथ आईएनजी तो आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ये कहता है, मतलब ये है पर्पस, ये है मतलब हम हमें रूल पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं पहला वाला पढ़ते हैं, विद ए व्यू। ठीक है, विद ए व्यू। ठीक है, टू हैव एनरिच्ड, हैव यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया गया है जो कि स्ट्रक्चर को सही नहीं कर रहा। ठीक है, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो गलत कर दे रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ ना, ये तो अंडरलाइन वाला था, ब्लू कलर ले लेता हूँ। ठीक है, विथ ए व्यू टू एनरिचिंग हिज नॉलेज। ठीक है, एनरिचिंग हिज नॉलेज। तो ये वाला जो ऑप्शन है इसमें वर्ब के साथ आईएनजी लग गया है, तो जो कि हमारा करेक्ट हो जाता है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, विथ व्यू ऑफ, यहाँ पे ऑफ आ गया है जो कि सेंटेंस में टू है, तो ऑफ वाला ये गलत दे रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑफ आ गया है इसलिए ये गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, विथ ए प्राइम, यहाँ पे क्या है, प्राइम बोल दिया गया है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो है विथ ए प्राइम व्यू टू एनरिच, इसमें तो भैया हमारा ग्रामर भी गलत ही हो रहा है इसमें, जहां तक मुझे दिख रहा है ग्रामर भी गलत है और एक्सप्रेशन भी गलत है, तो ये वाला ऑप्शन भी हट जाएगा। तो व्यू इसमें वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, अगर आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़ोगे तो हमारा ये वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। अ, तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी इजीली आप लोगों ने सॉल्व कर लिया हो। इजी ट्रिक की बात, मतलब ये समझ लो कि टू लिखा है ना, टू, तो जहां पे भी टू आता है ना, तो टू के बाद हमेशा क्या आता है, आईएनजी आता है। ठीक है, इतना समझ लो आपको कि टू के बाद हमारा क्या आएगा, आईएनजी आएगा ही आएगा वर्ब के साथ। ठीक है, अगर मान लो इन्फिनिटी टाइम्स टू टू है, मतलब बहुत सेंटेंस में ज्यादातर टाइम टू आ गया है, तो चेक क्या करना होता है, वहां हमें फ्रेज चेक करना होता है। ठीक है, कि हमारा फ्रेज के साथ हमारा ये चीज फुलफिल कर रहा है या नहीं, स्ट्रक्चर में है कि नहीं हमारा सेंटेंस, अब वो देखना पड़ता है हमें। तो यहाँ पे टू का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए वर्ब के साथ आईएनजी आएगा ही आएगा। ठीक है, तो हमारा टू के साथ आईएनजी हमारा इसमें लग रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा वर्ब के साथ। तो आई होप कि 20 नंबर वाला जो क्वेश्चन था इजीली आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। आगे हम देखते हैं, चूज दी मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। हमें अप्रोप्रिएट वर्ड हमें चूज करना है जो कि हमारा सेंटेंस है, उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। पहले हम टेंस, मैं आप लोगों को वो भी बता दूंगा, द पुलिस हैव बीन का इस्तेमाल किया गया है, लुकिंग फॉर मी डैश फॉर ईयर। ठीक है, तो हैव बीन का इस्तेमाल किया गया, ये पूरा सेंटेंस हमने पढ़ लिया, तो हमें क्या सेंटेंस, मतलब कौन सा टेंस हो जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है, आईएनजी वगैरह सब चीज है यहाँ पे, हैव बीन भी लगा है, हैव बीन के साथ आईएनजी है, इसलिए हैव बीन के साथ क्या है, आईएनजी वर्ब है, उसके साथ आईएनजी है, तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। मैं आप लोगों के लिए लिख भी देता हूँ कि क्यों हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ लिखता हूँ। जब भी हैव होता है या फिर क्या होता है, हैज होता है, और उसके साथ बीन लगा होता है, क्या लगा होता है, बीन, और प्लस में वर्ब होता है, कोई भी वर्ब हो जाएगा उसके साथ आईएनजी लगा होगा। ठीक है, वर्ब के साथ आईएनजी प्लस है या इसके साथ ही मान लो। ठीक है, तो हम उस समय क्या हो जाता है, हमारा स्ट्रक्चर जो सेंटेंस का है वो स्ट्रक्चर जो हो जाता है वो प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। तो आई होप कि आप लोग इसके अकॉर्डिंग अब आप इजीली अपना रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो। जैसे पहला है फॉर में मतलब होता है, ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ड्यूरेशन के लिए या फिर टाइम पीरियड के लिए बताने के लिए। ठीक है, तो यहाँ क्या उसकी बात हो रही है, मैं एक एक करके हर एक ऑप्शन बता देता हूँ।
तो यहाँ पे टाइम की डेज की बात हो रही है, तो फॉर हो सकता है यहाँ इस्तेमाल। सिंस कब होता है? स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि सिंस 1997 बोलते हैं ना, जब हम बुक पढ़ते हैं तो उसमें ये चीज इसका इस्तेमाल होता है, सिंस का। तो सिंस जो होता है स्टार्टिंग पॉइंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि स्पेसिफिक स्टार्टिंग टाइम के लिए होता है। ठीक है, तो फ्रॉम की बात कर लेते हैं। फ्रॉम कब इस्तेमाल होता है, वो भी बता देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। फ्रॉम, तो फॉर इस्तेमाल होता है टाइम पीरियड के लिए, सिंस मैंने बता दिया कि वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फ्रॉम मतलब कब, कब से कब तक, इस टाइप के लिए इस्तेमाल होता है। ओवर मतलब होता है ये भी टाइम पीरियड के लिए, सारे के सारे टाइम पीरियड के लिए, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात की जाए, जैसे स्टार्टिंग के लिए तो हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ तो सिंस का इस्तेमाल होगा नहीं। तो जो सिंस वाला है वो तो हटा दो हमारा, कि ये स्टार्टिंग पॉइंट के लिए होता है, सिंस हट गया। फ्रॉम, फ्रॉम जो है सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमारा फिट नहीं हो रहा, जो कि गलत है। ठीक है, यहाँ पे फ्रॉम भी नहीं हो सकता। ओवर जो होता है समटाइम्स ड्यूरेशन के सेंस में यूज होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ड्यूरेशन के लिए तो है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस में नेचुरली अगर आप सेंटेंस में ओवर अगर यहाँ पुट करो और पढ़ो, फॉर मी ओवर 4 days, तो ये कुछ सेंस नहीं बना रहा, तो ये भी तो हट जाएगा यहाँ पे। तो फॉर आएगा यहाँ पे, नो डाउट कि फॉर जो मैंने पहला पढ़ते ही समझ लिया था यहाँ, कि फॉर मी फॉर 4 days, थोड़ा डाउट आ रहा था, बट फिर हमने एलिमिनेशन किया, तो हमें फॉर जो है ऑप्शन यहाँ पे हमें सही लग रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है फाइनल आंसर वो फॉर है। ठीक है, अगर कुछ मिस्टेक हुआ हो इस पेपर में तो प्लीज उसे कमेंट में बता देना, ताकि जो वीडियो देख रहे हैं उनको थोड़ा हेल्प मिल सके। ठीक है, तो मैं उसे भी करेक्ट कर दूंगा और आपको पिन कर दूंगा कि आप सही कह रहे हो। ठीक है, अगर हो सकता है मेरे से गलती हो जाए, मैं भी तो अभी सामने ही बैठ के कर रहा हूँ पेपर। इसका आंसर की मेरे पे तो अभी तो नहीं है। ठीक है, ऑफिशियली तो ये लोग डाउनलोड वहाँ वेबसाइट पे नहीं रखते, तो आंसर की तो अभी नहीं है मेरे पे। बाकी ये इनका आंसर की भी अलग आता है ना, वो कोड के अकॉर्डिंग आता है, तो उतना बैठने जाऊँ तो टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा चेक करने के लिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैच हो जाए ज्यादा से ज्यादा आंसर, और सही होता है मैं उसको चेक कर लेता हूँ, बट एक दो हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए मेरे से भी, तो प्लीज उसे करेक्ट कर देना आप लोग कमेंट में बता के, ताकि जो और बच्चे हैं वो देखने वाले हैं, वो भी समझ जाए कि इस क्वेश्चन में ये गलती मेरे से हो गई। तो आप प्लीज बता देना। ठीक है, चूज द वर्ड दैट मीन्स, अगला हम पढ़ लेते हैं 22वां। चूज द वर्ड दैट मीन्स, क्या मतलब हो? सीरियस ड्रामा विद अ सोरोफुल और डिजास्टरस एंडिंग। तो एक सीरियस ड्रामा हो और सोरोफुल हो। ठीक है, सोरोफुल का मतलब आप लोगों को पता होगा, और डिजास्टरस एंडिंग हो, इसमें से कौन सा वर्ड जो है इससे मैच कर रहा है? कॉमेडी वगैरह ये सब सारी चीजें। तो हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा है कॉमेडी। ठीक है, तो कॉमेडी का मतलब आपको पता होगा हंसी मजाक वाली चीजें, तो यहाँ पे ड्रामा, सीरियस ड्रामा की बात हो रही है, तो हंसी मजाक की तो बात नहीं हो रही है यहाँ पे, तो ये वाला ऑप्शन हट जाएगा। अब सॉलिलॉक्य का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब आप समझ सकते हो, जो एक्टर है, मान लीजिए कोई एक्टर है जो अकेला डायलॉग बोल रहा है, अपने आप से बात करना, एक तरीके से आप समझ सकते हो, अकेला डायलॉग बोलना या फिर अपने आप से बात करना, तो इसका मतलब ये होता है। ठीक है, और ये जो है ड्रामा का टाइप नहीं है। ठीक है, ये ड्रामा का टाइप नहीं है, अकेले अकेले ड्रामा में एक दूसरे से बात बात होती है ना, तो अपने आप में बात थोड़ी होती है, तो ये भी ऑप्शन हट जाएगा हमारा। अब ट्रेजिडी, ट्रेजिडी जो है काफी हद तक जो है सीरियस ड्रामा की ही बात करता है। ठीक है, जिसका एंडिंग सैड हो, सॉरफुल मतलब सैड होता है ना, लिख देता हूँ, अगर नहीं पता तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को पता ही होगा। या जिसका ट्रेजेडी होता है ना, जिसका मतलब ट्रेजेडी हो गया, ये हो गया, मतलब कि कोई डिजास्टरस चीजें हो गई, ट्रेजेडी हो गई एंड में, बोलते नहीं है कि उस टाइप का, तो एक्जैक्टली जो है ये मैच कर रहा है हमारे डेफिनेशन से। तो ये ऑप्शन हो सकता है ट्रेजेडी, जो कि हमारा सोरोफुल से मैच कर रहा है। सीरियस ड्रामा में ट्रेजेडी, ट्रेजेडी हो सकती है कि ड्रामा चल रहा था और ट्रेजेडी हो गई कुछ। ठीक है, कोई सीरियस डिजास्टर वगैरह हो गया एंडिंग में, ट्रेजेडी सीन हो गया हमारे साथ, या फिर कुछ भी हो सकता है। अब सिम्फनी का मतलब आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे ये होता है म्यूजिक कंपोजन, जब कंपोजिशन वगैरह करते हैं ना म्यूजिक का, तब इसका वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर ड्रामा से रिलेट नहीं कर रहा है, ये म्यूजिक वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ट्रेजेडी हमारा ऑप्शन जो है थर्ड, वो करेक्ट हो जाएगा 22वें का। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन इजीली आप लोगों ने सॉल्व कर लिया हो, कोई प्रॉब्लम ना आया हो। आगे हम लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। लास्ट नहीं है, इसके बाद अभी और पैराग्राफ के क्वेश्चन बचे बचे हुए हैं, तो पैराग्राफ के क्वेश्चन भी अभी हम करेंगे। ठीक है, आई होप कि मेरी आवाज अब आ रही हो। स्लो गई थी क्या यार? कोई बात नहीं, चलो। सेलेक्ट द करेक्ट ऑथर ऑफ द बुक। बुक का नाम है इग्निटेड माइंड, तो ये बुक है, उस बुक का ऑथर का नाम बताना है आपको। तो अब बुक का नाम कैसे पता होगा? जब आप पता हो कि किस ऑथर ने कौन सा बुक लिखा हो। रस्किन बॉन्ड है, इन्होंने ये कौन है? तो ये भी एक इंडियन ऑथर है, जो कि स्टोरी वगैरह या फिर नोवेल वगैरह लिखते हैं। ठीक है, इनका यही फेमस है, जो कि इस बुक के लिए तो ये इनका नाम तो नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो हट जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये भी एक नॉवल वगैरह या फिर स्टोरी वगैरह लिखने वाले इंडियन ऑथर है। ठीक है, विक्रम सेठ की बात करें तो ये भी फेमस, जो इंडिया के एक नोवेलिस्ट है, यानी कि सिर्फ नोवेल लिखते हैं ये। जैसे सुटेबल बॉय करके था, एक एक असूटेबल बॉय, ऐसा करके इन लोगों ने इन्होंने लिखा है, तो ये भी ऑप्शन इसके लिए नहीं होगा, तो विक्रम सेठ भी हट जाएगा। तो इसका आंसर जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, हमारे यही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका माइंड से रिलेटेड एक बुक है, इग्निटेड माइंड। तो आई होप कि आप लोगों ने माइंड वर्ड सुनते ही इसका आंसर आप लोगों ने समझ लिया होगा कि यही आंसर है, उनकी ही बुक है ये। और ये प्रेसिडेंट भी हैं, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं और साइंटिस्ट भी हैं।
आप लोगों को ये चीज पता होगा इंडिया का। तो आगे हम देखते हैं, अगला है लियो टॉल्स्टॉय। तो ये एक रशियन है, ठीक है, जो कि रशियन राइटर है। तो ये रशियन, तो ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं है, हमारा ऑप्शन मिल चुका है थर्ड वाला, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो 23 का आंसर मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने सही गैस कर लिया होगा। तो इसके लिए आपको बुक का नाम पता होना चाहिए, जो कि आप लोग मोस्ट प्रोबेबली अगर टीचिंग एप्टीट्यूड का तैयारी किए होगे तो उसमें बुक और ऑथर के नाम वगैरह ये सब चीज कवर किए होगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बट इंग्लिश से रिलेटेड तो है नहीं, बट बुक बुक तो है ना, लैंग्वेज है इसीलिए। ठीक है, अभी मैं एक काम करता हूँ, शुरू का पैराग्राफ आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये पैराग्राफ देख लो, इसी पैराग्राफ के बेस पे अभी हमारा क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, पैराग्राफ का हेडिंग हाँ यही है, रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो 1 to 4। तो ये एमा के बारे में है, जो भी फैसिनेटेड बाय द ओशियन। हाँ ठीक है, आप इसे पढ़ लो, मैं अभी पढ़ने वाला नहीं हूँ, ऐसी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और पैराग्राफ हर बार अलग अलग आता है। तो आई होप कि आप पैराग्राफ पढ़ लोगे इजीली, पॉज करिए पढ़ लीजिए आराम से। और उसके बाद ये 4 क्वेश्चन है, आई होप कि आप इसे सॉल्व कर लोगे, वरना मैं सिर्फ आंसर आप लोगों को बता देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये आप खुद करोगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये फिक्स तो है नहीं कि ऐसा ही आएगा इसी टाइप का। तो आप इसे एक तरीके से प्रैक्टिस की तरह ले सकते हो कि वहाँ आपको भी पता है वहाँ पैराग्राफ आना ही आना है। पहला क्वेश्चन, पहले 4 क्वेश्चन पैराग्राफ बेस पे ही होगा, तो आप पहले पैराग्राफ पढ़ लेना, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ना, पहला क्वेश्चन। इसका आंसर आप आपने कुछ पैराग्राफ के अकॉर्डिंग देख लिया कि मेरा आंसर ये है, फिर मैं अभी आंसर बताता हूँ, तो मैच करिए। ठीक है, तो अगर आपका आंसर मैच होता है तो ठीक है, आपको पैराग्राफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पैराग्राफ आराम से पढ़ लोगे। ये छोटा पैराग्राफ है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो बट वहाँ पे इससे बड़ा ही आएगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली बड़ा ही आएगा। सेकंड शिफ्ट वालों का है तो हो सकता है उनका छोटा पैराग्राफ आया हो सेकंड शिफ्ट में, देख सकते हो 3 से 8 उनका चला, सॉरी 3 से 6 पेपर चला था उनका ये। ठीक है, या तो हो सकता है मेरे से ही टाइपिंग मिस्टेक हुआ हो, मैंने पूरा पैराग्राफ ना लिखा हो, मोस्ट प्रोबेबली मैंने लिखा है, मुझे जहाँ तक याद है। टाइम हो गया ये पीडीएफ बनाए हुए, तो इसलिए मुझे ठीक से पता नहीं है, तो मैं आंसर बता देता हूँ आप लोग को। ठीक है, पैसेज पढ़ लेना, मैं आप लोगों को सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ। ये पैसेज है और मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि पहले क्वेश्चन का कहाँ है, तो इसी तरह चौथे का ये रहा, दूसरे का ये रहा और तीसरे का ये रहा। वो उस पर उतना नहीं जाते, सीधा सीधा हम जाते हैं कि क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डिड एमा कंक्लूड, कंक्लूड वाज नेसेसरी टू सेव द रीफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। तो इसका मतलब आप समझ, पैराग्राफ में बताऊंगा इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा, पहले उससे आप पहले क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, उसका मतलब समझो कि एमा जो है, एमा ने रीफ को बचाने के लिए क्या नेसेसरी कंक्लूड किया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। और अगर आप ये वाला चेंज ये वाला पैराग्राफ अगर पढ़ोगे, ये वाला पैराग्राफ यहाँ पे है कि बट एमा न्यू डैट, लेकिन एमा को क्या पता था रियल चेंज रिक्वायर ग्लोबल एक्शन, इस चीज को पढ़ोगे। और बट ऑल्सो ऑन पीपल मेकिंग सस्टेनेबल चॉइस, ये इसमें आप लोगों को ये चीज इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर पैराग्राफ ध्यान से पढ़े होगे तो। पहला है मोर ऑप्शन, अब हम चेक कर लेते हैं, हमारा क्वेश्चन ये रहा और कहाँ आंसर मिलेगा वो भी मैंने बता दिया। पहला हमको ऑप्शन देखते हैं और एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, मोर मरीन टूरिज्म, मरीन टूरिज्म के बारे में तो पूरे पैराग्राफ में कहीं पे भी बात नहीं की गई, इसलिए तो ये वाला ऑप्शन जो है हमारा कट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है, यानी इसको हटा दो। ग्लोबल एक्शन एंड सस्टेनेबल चॉइस, तो ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा, क्योंकि मैंने पैराग्राफ में पढ़ के आप लोगों को बता दिया। तो ये ऑप्शन हो सकता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो कि एमा को लगता है कि रीफ बचाने के लिए पूरी दुनिया को एक्शन लेना होगा। ठीक है, पैराग्राफ जब हमने पढ़ा तो ये हमें पता चला चला और सस्टेनेबल सस्टेनेबल चॉइस जो है वो जरूरी है। ठीक है, जो हमने पैराग्राफ पढ़ा उसके अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ऑप्शन ये वाला जो है वो सही हो जाएगा। थर्ड वाला जो है ऐसा, स्टॉपिंग ऑल ओशियन एक्सप्लोरेशन, तो ये वाला भी पैसेज में नहीं कहा गया, हमें आंसर मिल चुका है। और ये भी नहीं होगा, कोल्डर वाटर वाला ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एमा रिसर्च इन कोलैबोरेशन विद अदर साइंटिस्ट लेट हर टू डिस्कवर दैट, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है। और इसका मतलब आप लोगों को सिंपल से समझा देता हूँ कि एमा और उसके साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, रिसर्च से क्या डिस्कवर किया। ठीक है, एमा और उसके, मतलब आप लोग क्वेश्चन समझ गए ना, एमा और उसके साइंटिस्ट ने रिसर्च से क्या डिस्कवर किया, ये हमारा क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन है। तो हम पहले पैराग्राफ देख लेते हैं कहाँ मिलेगा आपको इसका आंसर। तो डे डिस्कवर्ड, यहाँ से अगर आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो ईट एंड बिगेन, ये वाला पूरा पैराग्राफ अगर आप पढ़ोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा इस वाले का। तो इस पैराग्राफ में ही इसका आंसर है। तो अब हम ऑप्शन देख लेते हैं, पैराग्राफ मैंने आप लोगों को बता दिया, ऑप्शन देख लेते हैं। तो सम कोरल स्पीसीज वर मोर रेसिस्टेंट टू हीट, तो हीट ये वाला अभी हमने पैराग्राफ में दिखाया था, तो ये मैच कर रहा है, हमारा ऑप्शन पहला ऑप्शन हो सकता है हमारा करेक्ट हो। तो यही हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। ठीक है, पैसेज के अकॉर्डिंग मीट कर रहा है ये। और द ग्रेट बैरियर रीफ वाज रिकवरिंग नेचुरली, तो ये ऑप्शन तो पैसेज में ऐसा कुछ तो कहा नहीं गया। उसके बाद पोल्यूशन वाज द ओनली कॉज ऑफ कोरल ब्लीचिंग, तो पैसेज में इसके बारे में भी नहीं कहा गया, सिर्फ टेम्परेचर मेंशन है। ठीक है, ओनली कॉज नहीं है। ठीक है, टेम्परेचर मैसेज है, मेंशन है, ओनली कॉज ये मेंशन नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी हट जाएगा हमारा। तो सेकंड वाला भी गलत है, थर्ड वाला भी गलत है। अगला बढ़ते हैं, कॉलर रीफ्स वर अनअफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज, तो पैराग्राफ में बिल्कुल उल्टा कहा गया है। ठीक है, रीफ जो है वो अफेक्ट करता है, ठीक है, अफेक्ट करता है इसमें, लेकिन क्या कहा है, अनअफेक्टेड बोला गया है, तो ये उल्टा कहा गया है। ठीक है, पैराग्राफ में उल्टा कहा गया है, पैराग्राफ में कहा है अफेक्ट करता है। तो अगर यहाँ अनअफेक्टेड की जगह अफेक्ट होता तो ये भी ऑप्शन हमारा सही हो जाता, बट हमें आंसर मिल चुका है 1 वाला। ये गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ अनअफेक्टेड लिख दिया। ठीक है, लेकिन पैराग्राफ के अकॉर्डिंग अफेक्टेड है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर
सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। व्हाट इज एमास प्रोफेशन? तो एमा का क्या प्रोफेशन है, ठीक है, प्रोफेशन क्या है एमा का? तो मैं आप लोगों को पैराग्राफ दिखा देता हूँ, वहां बताता हूँ कहाँ है। ये वाला अगर पढ़ोगे एज मेरीन, वो क्या है, एक मेरीन बायोलॉजिस्ट है, ठीक है, ये प्रोफेशन है उसका। ये पूरा आप स्टडी वगैरह इकोसिस्टम, रीफ, ये सारी चीजें, अगर आप ये वाला पैराग्राफ पढ़ोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, जो कि मैंने थर्ड वाला येलो कलर में लिखा है कि इस पैराग्राफ का आंसर यहाँ पे है। अब हम पैसेज में जाते हैं और उसका आंसर देखते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। तो यहाँ पे आंसर दे रखा है मरीन बायोलॉजिस्ट, मरीन बायोलॉजिस्ट, ठीक है। तो ये ऑप्शन जहाँ मिलेगा वो हमारा आंसर कहीं सही हो जाएगा। ये देखिए मरीन बायोलॉजिस्ट। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत है, ठीक है, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप लोगों को आंसर भी दिखा दिया मैंने। हाउ डिड एमा फील एट द एंड ऑफ द पैसेज? पैसेज के अंत में एमा क्या फील कर रही थी? तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को पैसेज दिखा देता हूँ कि पैसेज के अंत में, मतलब पैसेज के एंड में एमा क्या कैसा फील कर रही थी, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब मैं पैसेज दिखा देता हूँ आप लोगों को। पैसेज में ये वाला जब पढ़ोगे ना, एक ग्रीन में जो है, ग्रीन वाला सी फेल्ट, फेल्ट मतलब क्या फील कर रही थी, वही है बेसिकली। तो मैं एक एक करके ऑप्शन, अब ये पूरा पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक पढ़ लो, मेकिंग यहाँ तक जितना भी हो सके, ये सी फेल्ट से लेकर यहाँ तक, और इसके ऊपर वाला भी पढ़ लेना थोड़ा बहुत, देर से लेकर, ठीक है। तो इसी में आपका आंसर मिल जाएगा। ये रहा। तो पहला है कंप्लीटली डिस्करेज्ड एंड रेडी टू क्वाइट। तो ये तो पूरा उल्टा दे रखा है पैराग्राफ में, ऐसा कुछ नहीं है, डिस्करेज वगैरह नहीं था, ये उल्टा दे रखा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऐसी तो नहीं गई उसमें, ये पूरा ही गलत है, ठीक है। कॉन्फिडेंट एंड दैट द प्रॉब्लम वाज सॉल्व, कॉन्फिडेंट थी, ऐसा तो नहीं था भैया कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, ठीक है। एमा को पता है कि चैलेंजेस अभी भी है, ये चीज है कि पैराग्राफ में जब हम पढ़ रहे थे तो उसको कॉन्फिडेंट नहीं था, कि उसको ये पता था कि अभी भी चैलेंजेस आने वाले हैं और है अभी बाकी, ठीक है। इन डिफरेंट टू दिस सिचुएशन, एमा बिल्कुल इनडिफरेंट नहीं थी, वो डीपली कंसर्न थी, ठीक है। जब हमने पैराग्राफ पढ़ा तो उसमें हमें पता चला कि वो डीपली क्या है, कंसर्न है, ना कि इनडिफरेंट है। तो ये ऑप्शन भी हट जाएगा। अगला देखते हैं, होपफुल बट अवेयर ऑफ दी चैलेंजेस अहेड। तो वो होपफुल थी, हाँ, अवेयर भी थी, यानी उसे पता था अभी और भी चैलेंजेस हैं अहेड। तो ये वाला ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, फोर्थ वाला, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला आंसर आप लोगों को इजीली समझ आ गया होगा। पैसेज में ये वाला ऑप्शन जो है मैच कर रहा है, एमा होपफुल भी है और चैलेंजेस को भी पता है, मतलब आने वाले जो भी चैलेंजेस हैं वो भी उसे पता है कि अभी चैलेंजेस बाकी है। तो आई होप कि आपको ये चारों क्वेश्चन आ गए होंगे समझ, ठीक है। पैराग्राफ के अकॉर्डिंग था पहला पैराग्राफ, अगर आप ये वाला पढ़ोगे ब्लू में है, ठीक है। दूसरे के लिए ये ऑरेंज में आप दिख रहा होगा, थर्ड में येलो वाले पैराग्राफ देख लेना, और फोर्थ में यहाँ से पढ़ लेना सी फेल्ट वाला ग्रीन, ठीक है। तो आई होप कि मैंने आप लोगों का सारा जो ये इसमें जितने भी क्वेरी थी आप लोगों को सॉल्व हो गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको इस पेपर से रिलेटेड है तो प्लीज कमेंट करिए, अगर मेरे से कहीं गलती हुई है तो प्लीज कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो ये हमने पेपर पूरा सॉल्व कर लिया है, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो मैं अब इस वीडियो को अंत करता हूँ। तो यहाँ पे एक और पीवाईक्यू का वीडियो आ रहा होगा जो कि फर्स्ट शिफ्ट का है, तो आप इसे भी चेकआउट कर सकते हो, और चाहो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।